चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे भारत में साम्राज्यों का उदय। ये क्या है आपका प्राचीन कालिक भारत का जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। पिछले क्लासेस में हमने महाजनपद काल का वीडियो और उत्तर वैदिक काल का वीडियो अपलोड किया था। ये आपका है नेक्स्ट है आपका भारत में साम्राज्यों का उदय। लाइक मगध साम्राज्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मगध साम्राज्य को क्या करेंगे आज स्टडी करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ। तो मगध साम्राज्य क्या है, तो इसके संस्थापक देखें तो बिंबिसार नामक एक राजा हुए, वो क्या है इनके संस्थापक हुए। ठीक है, देखते हैं इसमें मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश ने शासन किया है। तो एक तरफ आपका वंश है, एक तरफ संस्थापक है, एक तरफ कालावधि है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हर्यक वंश के संस्थापक कौन है आपके बिंबिसार। इन्होंने ही क्या किया था, मगध साम्राज्य का क्या किया था, स्थापना किया था। ठीक है, देखिए फिर देखिए आपका 545 ईसा पूर्व से ये आपका 412 ईसा पूर्व तक इसका क्या है शासनकाल रहा है, किसका, हर्यक वंश का। ठीक है, फिर देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक है शिशुनाग। ठीक है, यह क्या है आपका 412 से 345 ईसा पूर्व में क्या हुआ, ये आपका शासन किया शिशुनाग वंश। फिर आया नंद वंश। नंद वंश क्या है आपके महापद्मनंद इनके संस्थापक रहे हैं, और ये क्या है 344 से 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ, इनका आगमन हुआ, शासन हुआ। ठीक है, फिर देखते हैं मौर्य वंश। तो 300 इसका संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बारे में आप हमारा बहुत से लोग बहुत ही भली भांति से चलता है, क्योंकि ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य करके एक आपका क्या आता है, टीवी सीरियल आता है ना, टीवी सीरियल आता है, इसलिए क्या ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है, देखिए इसके सीरियल को आपको बहुत अच्छा से ये नॉलेज मिलेगा। 322 से 184 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि आपके आगामी CGPSC, ठीक है, ये आपके आगामी CGPSC प्री, आपका SI प्री जो कि आपका 6 नवंबर को होगा ये, और आपके जितने भी एग्जाम हैं भारत में या छत्तीसगढ़ में जहाँ से इंडियन हिस्ट्री आता है या भारत का इतिहास आता है, वो क्या है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पूरे हैं आपके वंश, इनको हम लोग मात्र एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जिसका नाम है हसी नमो। ठीक है, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश। क्योंकि ये आपको बहुत ही बेनिफिट होगा कि आप ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, क्रम है इनका सीक्वेंस। फिर देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट में पढ़ेंगे आपको हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं, इसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है। तो ये पितृहंता वंश क्यों बोला जाता है, ठीक है, ये पितृहंता वंश क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, पिता की हत्या करके, सॉरी ना, एक मिनट, ये क्या कर रहा है आपका, तो देखिए इनके बारे में देखें थोड़ा सा, है ना। तो ये क्या है आपका, पितृहंता कहने का अर्थ है पिता की हत्या। ठीक है, पिता की हत्या, हाँ, पिता की हत्या करके क्या कर रहा है, अपने शासन करने वाले को पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इनके भी हम शासक को क्या करेंगे, एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपका बियौना। ठीक है, बियौना नाम के ट्रिक से आप इसको अच्छे से याद कर सकेंगे, क्योंकि ये आपके लिए क्रम याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपका सीक्वेंस पूछ देता है कि क्रम से जमाइए करके, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपका। पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है उदयन, और ना से नागदशक। आप इस ट्रिक को अच्छे से याद रखिए और इसको शासक को क्रम याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस रहता है, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसे पॉइंट या ऐसे फैक्ट हुए हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो चलिए देखते हैं हमारे प्रथम शासक के बारे में। प्रथम शासक है हमारे बिंबिसार जी। ठीक है, प्रथम शासक कौन है, बिंबिसार, जो कि 545 से 493 ईसा पूर्व तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। इसका उपनाम क्या है आपका, श्रेणी। ठीक है, आपको कभी कभी क्वेश्चन देगा तो आपका उपनाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिर देखिए इनकी राजधानी क्या है, गिरिब्रिज। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, अपने मगध साम्राज्य की क्या किया था, स्थापना किया था। प्रथम शासक थे यही है, प्रथम वंश भी यही है। ठीक है, फिर देखिए इनकी धर्म की बात करें तो कभी कभी आपके व्यापम या PSC में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वंश किस धर्म से संबंधित है। तो आपको देखें तो हमारा जी ये बिंबिसार जी हैं, वो क्या है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन ये क्या करते थे, जैन धर्म के साथ, बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी ये सहिष्णु हुए हैं। ठीक है, मतलब सब धर्म के प्रति ये क्या करते थे, सद्भावना की भाव रखते थे। ठीक है, जैन और ब्राह्मण के साथ। ठीक है, फिर देखिए इसने अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए त्रियक नीति अपनाई। क्या नीति अपनाई, त्रियक नीति। अब ये त्रियक नीति क्या है, तो ये त्रियक नीति ये है कि ये आपका युद्ध, विवाह और मैत्री। ठीक है, इन्होंने अपने साम्राज्य की विस्तार के लिए या साम्राज्य की स्थापना के लिए क्या किया है, इन्होंने तो 3 नीति अपनाई है, जिसे त्रियक नीति कहा गया है। और इसके अंतर्गत आता है एक युद्ध, इसके दूसरा आता है विवाह, और तीसरा है आपका मैत्री। ठीक है, इन्होंने 3 नीति अपनाई है। युद्ध मतलब अगर कोई साम्राज्य ना माने तो उसके लिए क्या किया जाता था, युद्ध किया जाता था।
या किसी राजकुमारी पसंद आ गया या कुछ और आ गया तो विवाह कर लेते थे। और तीसरा था मैत्री। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर देखते हैं दोस्तों दरबारी कवि के रूप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दरबारी कवि, क्योंकि आपको पूछा जाता है कि दरबारी कवि कौन है किस किस शासक में। तो इसका हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ देखिए जीवक, आयुर्वेद आचार्य हैं जीवक, ये क्या दरबारी कवि थे। इनकी रचना के बारे में उल्लेख नहीं है अब तक। ठीक है, अगर किसी को पता है जीवक के कुछ रचना है तो आपसे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इनके बारे में। तो इनके मित्र और कौन थे, तो इनके मित्र थे गौतम बुद्ध जी, और क्या थे, ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और अनुयायी भी थे। कौन, आपके बिंबिसार। ठीक है, पत्नी के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी कौन है, तो 3 इनकी पत्नी है। पहली पत्नी है कौशल देवी, प्रसेनजीत की बहन। दूसरी पत्नी है चेलना, वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन है क्या है आपकी चेलना। तीसरी पत्नी है आपकी क्षेमा, मद्र की राजकुमारी। ठीक है, आप तीनों को याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी अगर किस्मत खराब रहे तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने एक नगर बसाया जिसका नाम क्या है, राजगृह। राजगृह नाम के इन्होंने क्या किया था, एक नगर की स्थापना किया था। और साथ ही साथ आगे आप देखेंगे आगे के शासक में, तो इन्हें राजगृह का नगर बसाने के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, उसको राजधानी भी बनाया था। ठीक है, फिर देखते हैं हमारा साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार में देखिए तो युद्ध द्वारा अंग और चंपा को जीता। हम लोग पढ़ रहे हैं महाजनपद काल, और महाजनपद काल में आपका अंग और चंपा क्या था, 2 महाजनपद थे। तो इनको क्या किया था, इन्होंने जीता था, कि इन्होंने बिंबिसार जी ने। ठीक है, फिर देखिए अवंती के राजा प्रद्योत। ठीक है, अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए आयुर्वेद आचार्य जीवा को क्या किया था, वो भेजा था। यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, ये सब यहीं से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये नगर बसाया या युद्ध किया या कहाँ को जीता, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर देखिए बिंबिसार के बारे में, तो बिंबिसार क्या है, तो बिंबिसार एक महात्मा बुद्ध के संरक्षक है और मित्र हैं। कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम इन्होंने जोर दिया है। और देखें तो एक बेलूवन नामक एक जगह है या एक उद्यान है, जिनको इन्होंने क्या किया था, गौतम बुद्ध को क्या कर दिया था, दान में दे दिया था। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों। फिर देखिए हमारा सेकंड शासक है ये हर्यक वंश का, वो है क्या है आपका, ये अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में देखें तो ये क्या है आपके, इनकी 493 से 461 ईसा पूर्व तक इनके शासन काल रहा है। और इनकी उपनाम की उपाधि अगर देखें, उपनाम देखें तो कुड़िक, आपका बिंबिसार श्रेणिक, ये आपका कुड़िक। ठीक है, राजधानी इन्होंने क्या किया, राजधानी जो राजगृह जो इनके पिताजी बिंबिसार ने बनाया था, उनको राजधानी बनाया कि इन्होंने, ये आपके अजातशत्रु ने। यह साम्राज्यवादी शासक था। अगर बात करें तो कैसा था, साम्राज्यवादी था। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने क्या किया, पिता की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इस वंश को ऐसे ही पितृहंता वंश नहीं कहा जाता। इसके जितने भी शासक हुए हैं या वो क्या है, अपने पिता की हत्या करके क्या हुआ है, राजगद्दी पर बैठा है, इसलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए शक्ति संपन्न राज्य बनाने के रूप में मगध का उत्कर्ष काल अजातशत्रु के काल को माना जाता है। अगर कहें तो शक्ति संपन्न बनाने के रूप में मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष का काल, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का काल कहलाता है, तो इसी काल को कहा जाता है अजातशत्रु के काल को। ठीक है, इनके शासन काल में अगर देखें तो 18 वर्ष में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, अर्थात गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक है, इन्हीं अजातशत्रु के काल में सर्वप्रथम इसी शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित किया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अब मैं इसको इसलिए यहाँ नहीं रखा हूँ, आपकी जैन धर्म और बौद्ध धर्म को इसलिए नहीं डाला हूँ। मैं इसके आपको मौर्य साम्राज्य के या मगध साम्राज्य के बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वंश को पढ़ेंगे, नेक्स्ट काल को पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, मौर्य साम्राज्य के बाद हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म दोनों में से 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे, सभी धर्म को थोड़ा थोड़ा जानेंगे ना। फिर देखिए नवीन हथियार के रूप में रथ मुसल व महाशिला कंटक का प्रयोग हुआ, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बुद्ध के अवशेषों को लेकर राजगृह में एक स्तूप निर्मित कराया गया। ठीक है, ये बुद्ध नहीं है आपका, क्या है, ये आपका बुद्ध है, ऐसा याद रखिएगा। ठीक है, ये बुद्ध है ऐसा। ठीक, चलिए दोस्तों फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है काशी एवं वज्जी को जीता। किन्होंने जीता, अजातशत्रु ने। फिर देखिए नेक्स्ट शासक कौन आए हैं, तो इसके हमारे नेक्स्ट शासक बने हैं उदयन। ठीक है, उदयन या उदयन कहते थे इसको। तो इन्होंने 461 से 445 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया, शासन किया। तो इसके देखिए तो इन्होंने एक राजधानी को परिवर्तन कर दिया। ठीक है, राजधानी को परिवर्तन करके पाटलिपुत्र बनाया और पाटलिपुत्र एक नगर बसाया इन्होंने ही। ठीक है, और इसी को क्या कर दिया, इन्होंने राजधानी बनाया। वर्तमान में पाटलिपुत्र मतलब पटना है, जो कि बिहार की राजधानी है। ठीक है, हाँ, इसी को पुराना नाम पाटलिपुत्र है। ठीक है, पिता की इन्होंने भी हत्या कर दिया और राजगद्दी पर बैठा।
कौन? उदयन किसकी? अजातशत्रु की हत्या कर दिया। ठीक है, इसने पाटलिपुत्र शहर बसाया तथा उसे राजधानी बनाया है ना, पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में। फिर देखिए गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र स्थित है। ये आपका पटना कहाँ है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर है आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, यह जैन धर्मावलंबी था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्यों? क्योंकि ये आपके जैन धर्म को मानने वाले हो गए। किसमें इसका वर्णन है? तो वायु पुराण गार्गी संहिता में इसका वर्णन है। क्योंकि जो राजे होते हैं ना, उनकी जो धर्म मानने वाले हैं उनको ज़्यादा पूछा जाता है आजकल कि लोग क्या है इसको याद नहीं रखते। ठीक है, तो आप याद रखिए कि ये जैन धर्मावलंबी थे। कौन? उदयन जी। ठीक है, हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एक भी अंक छूटे ना। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम लोग अंतिम शासक के रूप में है एक नागदशक। ठीक है, 412 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। तो इसमें देखें तो नागदशक की हत्या करके इनके सेनापति शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। पुराणों में नागदशक को दर्शक कहा गया है। ठीक है, ये दर्शक कहा गया है इनको, नागदशक को। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा शिशुनाग वंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वंश है सेकंड वंश हसी नामो करके। तो हसी से आपका ह से शुरू हो गया, स आ रहा है, तो शिशुनाग वंश आ रहा है। इसमें काल 412 से 345 ईसा पूर्व तक इन्होंने क्या किया है? शासन किया है आपका। ठीक है, फिर देखें अगर बात करें तो प्रथम शासक शिशुनाग थे। इनकी राजधानी वैशाली ही था और इनके मगध साम्राज्य का विस्तार उत्तरी भारत में मालवा से बंगाल तक की इन्होंने किया। आपके शिशुनाग ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, फिर देखिए द्वितीय शासक के रूप में देखें तो कालाशोक काकवर्ण या कालाशोक या काकवर्ण है। 394 से 366 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। अगर बात करें तो इनकी राजधानी पाटलिपुत्र है। यहाँ से पाटलिपुत्र ही प्राचीन भारत की राजधानी के रूप में बना, मगध साम्राज्य या प्राचीन भारत के रूप में बना। ठीक है, यहीं से किससे? कालाशोक के काल से। और अगर देखिए थोड़ा सा इनके बारे में तो यहाँ देखिए वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया। अंतिम शासक के रूप में नंदीवर्धन को लिया जाता है। फिर देखिए इसे नंदीवर्धन के बाद आ जाता है नंदुवंश। ठीक है, काल आ जाएगा आपका 344 से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, तो नंदवंश के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मनंद ने नंदवंश की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। ठीक है, अगर प्रथम शासक महापद्मनंद के बारे में देखें तो ये क्या है? महापद्मनंद को मगध साम्राज्य का प्रथम शूद्र शासक माना जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शूद्र शासक है ना। फिर इतिहास में इसे सर्वोच्च क्षत्रिय हंता, सर्वोच्च क्षत्रिय हंता या क्षत्रिय हंता का अर्थ है ये बनता नहीं, ये हंता है। ठीक है, हाँ ये हंता आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ हंता लीजिए, बनता नहीं है, ये मिस्टेक हो गई, इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा, ये हंता हो जाएगा। ठीक है, हंता का अर्थ है क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, हाँ, इनको कुछ उपाधि दिया गया था। तो देखिए उपाधि में अनुलंघित है ना, अनुलंघित शासक के रूप में क्या किया था? इनको उपाधि दिया था। भार्गव, एकराट, पृथ्वी का राजा, ये सब क्या है इनकी प्रमुख उपाधियां हैं। फिर देखिए कलिंग विजय का उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा ले गए, मतलब कहने का अर्थ है कि पद्मानंद ने कलिंग को जीता। ठीक है, फिर देखिए उग्रसेन ने इसे महाबोधि वंश कहा है। ठीक है, यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों कि ये सब पॉइंट कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा करके, यहीं से क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा तो। ठीक है, फिर देखिए द्वितीय शासक के रूप में देखिए तो घनानंद। ठीक है, घनानंद है द्वितीय शासक। ये आपको एक सीरियल आता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आप अगर देखे होंगे तो बहुत ही अच्छा से याद होगा आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से एक सीरियल आता है जिसमें घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, यही तीनों क्या है इसमें छाए रहेंगे। ठीक है, हाँ आप इसको एक बार देखिए, बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपको पढ़ना है इसके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए मगध साम्राज्य का सबसे विशाल सेना वाला शासक था ये कौन? घनानंद। यूनानी द्वारा अग्रमीज जैंद्रमीज भी कहा जाता था, है ना, अग्रमीज और जैंद्रमीज कहते थे इनको। इन्हीं के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया, परंतु इन्होंने सिकंदर ने क्या है घनानंद की विशाल सेना को देखकर क्या किया, अपने आप को हार मान लिया और थक गए थे इनके सेना सिकंदर जी के, इसलिए वो क्या कहे वापस चले गए। सिकंदर जी कहना उचित नहीं है क्योंकि इन्होंने भारत पर आक्रमण किया है ना, सिकंदर ही कह सकते हैं। इनके बारे में, सिकंदर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। अगर कहें तो सिकंदर क्या है इनके समकालीन थे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, है ना। ठीक है, आज हम लोग क्या किए, हमने जो आपके जो वंश है इनके बारे में हम लोग क्या किए दोस्तों, तो देखें तो हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में अध्ययन कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्या होगा, आपके मौर्य वंश पर आधारित होगा, क्योंकि मौर्य वंश इन तीनों वंश से क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, आपको एक मौर्य वंश का अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और आपके लिए रखेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक बताइए, है ना। सॉरी, पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है जी। धन्यवाद। चलिए आज के वीडियो